हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रत्नेश और आप सभी का स्वागत है रत्नेश शुक्ला यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये है प्रेसी राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पार्ट 2। तो अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है, यानी कि पार्ट 1 नहीं देखा है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग करी है और प्रेसी क्या है, प्रेसी राइटिंग को कैसे लिखना है, क्या-क्या चीज़ें ध्यान देनी है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं। मगर फिर से मैं अब ब्रीफ कर दूँ अपने स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को जो प्रेसी राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। डूज़ एंड डोंट्स एज़ सच तो मैंने उसमें डिस्कस कर दिए हैं सारे, मगर फिर से मैं आपको बता दूँ कि प्रेसी राइटिंग करने के लिए एक इंग्लिश में वर्ड होता है, मुझे याद आ रहा है अभी, मैं आपको बता दूँ कि पेर्यूज़। पेर्यूज़ का वैसे मतलब एग्ज़ामिन होता है। एग्ज़ामिन हम तब करते हैं, कभी किसी चीज़ को एग्ज़ामिन तब करते हैं जब हमें उसको बहुत थॉरोली समझना होता है। उसके एकदम जो कहते हैं ना, सारे डॉट्स आपको रिलेट करने हो या किसी चीज़ को आपको बहुत थॉरोली डीपली समझना हो, बिटवीन द लाइन्स रीड करना हो, ये कंडीशन हो, तब आप पेरिस वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रेसी राइटिंग भी इसी चीज़ पर आधारित है। अगर आप बहुत ढंग से किसी चीज़ को रीड नहीं करते हैं, या वो क्वेश्चन जो आपको प्रेसी राइटिंग जिसके लिए लिखनी है, वो आप रीड नहीं करते, तो आप परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। तो इस वीडियो को मैं बहुत छोटा रखूँगा, क्वेश्चंस कराऊँगा। बेसिकली ये कंटेंट ओरिएंटेड वीडियो है, जो जैसा कि हमेशा रखता हूँ मैं आपके लिए। तो आपको बस क्या देखना है कि कैसे मैंने प्रेसी राइटिंग लिखी है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करके प्रॉपर कराऊँगा पूरे। उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूँगा, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है कि क्या-क्या चीज़ें बता रहा हूँ, कौन-कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ कि आपको पहले पैसेज को पूरा ध्यान से पढ़ना है। उसके जो पॉइंट्स हैं, या तो आप जॉट डाउन कर सकते हो, उनको आप कहीं से अलग से नोट बना लेना, ठीक है? जैसे मान लो आपने पैसेज पढ़ा, तो मैं अंडरलाइन करूँगा, उसको आप अपनी तरफ से कहीं रोक-रोक कर पॉज़ करके वीडियो को आप अंडरलाइन करके लिख लेना, कॉपी में। उसके बाद खुद से लिखना, फिर मैं आपको बताऊँगा लिख कर के कि देखो ऐसे लिखा जाता है, जिससे कि आप उसको एज़ इट इज़ कॉपी भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप कॉपी भी कर सकते हो। वैसे सजेशन यही है कि कॉपी मत करना, अपनी तरफ से करना, ठीक है? और कोशिश हमेशा ये रखना कि इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी आंसर लिखना। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या? जब प्रेसिडली जब आंसर लिखना तब, उसके पहले नहीं। तो चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे बात करते हैं। देखो पैसेज क्या लिखा है। फ्रीडम हैज assuredly given us a new status and new opportunities। सबसे पहले हमें क्या मिल गया यहाँ पर? एक वर्ड फ्रीडम, ध्यान रखना इस वर्ड का। assuredly given us a new status and new opportunities, हमें आजादी से काफी कुछ मिला है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज कि हमें वी शुड डिस्कार्ड सेल्फिशनेस, लेजीनेस एंड ऑल नैरोनेस ऑफ आउटलुक। यहाँ पर ये डिस्कार्ड करने की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं सेल्फिश हुए हैं, लेजी हुए हैं, और हमारे सोच में नैरोनेस आया है। ये क्वेश्चन से पता चल रहा है, ठीक है? आउट फ्रीडम सजेस्ट टॉयल एंड क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज फॉर ओल्ड वंस, है ना? आउट फ्रीडम, जो फ्रीडम है, आजादी है, उससे क्या? वो टॉय एंड क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज फॉर द ओल्ड वन, पुरानों के लिए नई चीजों को क्रिएट करना, वैल्यूज का। We should so discipline ourselves as to be able to discharge our new responsibilities satisfactorily। मतलब हमें अपने आप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको सही से निभाना चाहिए। देखो, इसी डायरेक्शन में जब आप ये पढ़ रहे हो ना, जैसे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में पॉइंट्स बनने शुरू हो गए कि एक तो फ्रीडम से मुझे लेना है, दूसरा ये पैसेज सजेस्ट कर रहा है ऐसा कि लेजीनेस, नैरोनेस या सोच में इस तरह की चीजें, सेल्फिशनेस आई है, उनको भी कहीं ना कहीं एक वर्ड में मुझे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद इफ देर इज एनी वन थिंग दैट नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड मोर देन एनी अदर इन द न्यू सेटअप, इट इज वी शुड पुट इनटू प्रोडक्टिव एक्शन our full capacity, each one of us in productive effort, each one of us in his own sphere। मतलब हर लोग अपने अपने काम में, हर अपने जॉनर में परफॉर्म करते हैं। हाउएवर हम्बल रहना है। कह रहा है वर्क अनसीजिंग वर्क शुड नाउ बी आर वॉच वर्ड। मतलब जो हम लोग जिस चीज में जैसे अपने आप को अनकंफर्टेबल पाते हैं, या अपने आप को हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो हमारे लिए बहुत ध्यानपूर्वक समझने वाली चीज है। वर्क इज हेल्थ एंड सर्विस इज हैप्पीनेस। जो काम है आपका, वही आपकी हेल्थ है, सर्विसेज से आपको हैप्पीनेस मिलती है, नथिंग एल्स इज, ठीक है? कुछ भी और नहीं। द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे इज आइडलनेस। मतलब यहाँ पर एक और हमें चीज मिल गई, आइडलनेस। एक आइडलनेस वर्ड मुझे अपने आंसर में ऐड करना पड़ेगा। देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, एग्जैक्टली आपको भी ऐसे ही करना है। क्या? जब आप प्रेसी राइटिंग करने बैठो, देखो ये वीडियो उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो प्रेसी राइटिंग सच में जानना चाहते हैं या करना चाहते हैं सॉल्व, जिनके एग्जाम में आएगा या जिनका जो भी एग्जाम होगा। तो क्योंकि बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है पर्टिकुलर क्वेश्चन, इनफैक्ट कई स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अब अगर आपके अंदर ये मेंटालिटी नहीं है, मतलब ये अप्रोच नहीं है जो मैं कर रहा हूँ अभी, जैसे मान लो मुझे मिला ये आइडलनेस वर्ड, तो मैंने ये नोट कर लिया अपने दिमाग में, फिलहाल तो आंसर लिखूंगा। आइडलनेस वर्ड ये चाहते हैं हमसे कि हम एग्जाम में, मतलब आंसर में अपना ये मेंशन करें। तो हमें तो वर्ड्स कुछ कम करके अपने, देखो आपको पता है 1/3 में लिखना है,
ये सब मैंने इसीलिए बोला था कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। तो उसमें मैंने बताया है कि 1/3 में आपको मेंशन करना है अपना आंसर। तो ये कम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो कुछ वर्ड्स तो चुनाने हैं, कॉपी नहीं करना है, बट हिंट तो चुनानी पड़ेगी ना। तो ऑल आर डिफिकल्टीज इंक्लूडिंग इवन कॉन्फ्लिक्ट्स विल ग्रेजुअली डिसअपियर इफ वी रूट आउट आइडलनेस। किसको हटा दें? आइडलनेस को हटा दें। वेदर एज कांस्टेबल और हाई ऑफिशियल ऑफ द स्टेट, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे कोई आईएएस अधिकारी हो, ठीक है। वेदर एज बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट, आर्टिसन और फार्मर, कलाकार हो या कोई किसान हो, ईच वन ऑफ अस इन डिस्चार्जिंग हिज ऑब्लिगेशन टू द स्टेट मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। उसको ये ध्यान रखना चाहिए, आप कोई छोटा सा भी काम करते हो ना, कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन ही होता है देश के प्रति, बट वो ऑनेस्टली किया जाना चाहिए। तो ऑनेस्ट वर्क इज द शीट एंकर टू विच वी शुड क्लिंच, जिससे हमें चिपके रहना है, मतलब वी शुड फॉलो इट इफ वी वांट टू बी सेव फ्रॉम द डेंजर और डिफिकल्टी। इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस करने के लिए बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। अब पूरा जो मुझे मिला वो हमें क्या मिला, मुझे ऐसा लगा कि शुरुआत में मुझे फ्रीडम वर्ड मिला था और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही है, तो मैंने इसका टाइटल यूज कर लिया, आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फ्रीडम। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, एज इट इज आपको ट्राई करना है। तो अभी आपको वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चन दूंगा, वो ट्राई करना, बट अभी आप सुनो मैंने लिखा कैसे, ठीक है। सबको हेल्प मिलेगी इससे। और आप लोग रटना मत, इसको समझना कोशिश करना कि लिख ले जाओ अपनी तरफ से, अगर नहीं हो तो फिर ये एज इट इज लिख देना जैसे मैंने लिखा है। फ्रीडम हैज एलिवेटेड आर प्रेस्टीज, फ्रीडम हैज एलिवेटेड आर प्रेस्टीज पोजीशन, ऊपर लिखा था ऑफर्ड अस न्यू अपॉर्चुनिटीज, मैंने कोई भी वर्ड चुराया नहीं, सारे अपनी तरफ से लिखे। तो फ्रीडम हैज एलिवेटेड क्या, प्रेस्टीज, हमारी रिस्पेक्ट को बढ़ाया, पोजीशन को बढ़ाया और हमें नए विकल्प दिए। बट उससे क्या निकलता है? आइडलनेस निकलती है, नैरो सेल्फिशनेस निकलती है, वर्किंग हार्ड एज डिसिप्लिन सिटीजंस, ये मुश्किल होता है। एवरीवन इन हिज ओन स्फीयर ऑफ लाइफ, सब लोग अपने अपने कामों में हार्ड गिव इज बेस्ट फॉर नेशनल डेवलपमेंट, जिससे कि देश का भला हो। आइडलनेस इज द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे, ये आगे बता दिया क्योंकि वहां पे मेंशन था। ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर हम लोग इसको रूट आउट कर दें, किसको? आइडलनेस को। दिस क्राइम बाय हार्ड एंड सिंसियर वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, हो गया। तो ये एक सिंपल तरीका है, बट ये सिंपल तभी लगेगा जब आप इसको पूरा पढ़ के कर पाओगे। देखो मैंने आपको सिंपल लिखकर दिखा दिया, 1/3 फॉर्म में लिख के दिखा दिया, आपको काउंट भी करना पड़ेगा। बट शुरुआत में आपको सबसे ज्यादा अगर कुछ चाहिए तो बेटा वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं लिख लिख के इसीलिए कंटेंट देता हूँ, जो भी आपको प्रोवाइड करता हूँ अपने वीडियोस में, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ बच्चों को मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड कर दूं, जिससे एटलीस्ट उनको एक हेल्प मिल जाए, उनका एग्जाम हो तो उनको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूँ। पीडीएफ के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर लेना। तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ कलेक्ट कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, दो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसीलिए इस वीडियो में दोनों, ठीक है, ध्यान से देखो। दूसरे क्वेश्चन में मैंने लिखा है बेटा यहाँ पर, लास्ट 3 generations have witnessed a vast increase in the size and number of large cities, ठीक है। लास्ट 3 generations क्या देखा है? इंक्रीज इन साइज एंड नंबर, पॉपुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। लाइफ इज मोर एक्साइटिंग एंड मोर मनी कैन बी अर्न, ज्यादा किया जा सकता है सिटीज देन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स में भी, वहां पर कई औपचारिकताएं हैं और जिनको पूरा करके हम लोग नए विकल्प खोज सकते हैं। हेंस द माइग्रेशन फ्रॉम कंट्री टू सिटी। In the van of this migrating host have marched the ambitious, the talented, the adventurous for more than a century, करीब करीब 100 वर्ष से अधिक। There has been a tendency किस चीज की? For the most gifted member of small rural communities to have to leave what home and seek fortunes in the towns। आपको पता है गांव से लोग शहर जाते हैं, अर्बन एरियाज में जाते हैं काम ढूंढने के लिए, ऑब्वियसली आगे बढ़ने के लिए। कॉन्सिक्वेंटली व्हाट रिमेन्स इन द विलेजेस, कंट्री ऑफ द टाउन्स, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इज इन द नेचर ऑफ द रेसिडुअल पॉपुलेशन, है ना। तो डिस जेनिकली सेलेक्टेड फॉर लैक ऑफ स्पिरिट एंड इंटेलेक्चुअल गिफ्ट्स, जो वहां पर ऑलरेडी है वो। सो व्हाई इज इट सो हार्ड टू इंड्यूस पीजेंट्स एंड स्मॉल फार्मर्स टू अडॉप्ट न्यू साइंटिफिक मेथड्स? फिर उनको क्यों फोर्स किया जाता है? Among other reasons, almost every exceptionally intelligent child born into a rural family for a century past has taken the earliest opportunity, जो भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, for deserting the village, वो विलेज छोड़ के चला जाता है। तो ज्यादा फोकस कहाँ है? विलेज को डिजर्ट करने में। आ रहा है ना समझ में? तो कम्युनिटी लाइफ इन द कंट्री इज दस इम्पावरिश मतलब जो कंट्री लाइफ, जानते क्या होता है? जब कंट्री साइड बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो ये न्यूज़पेपर वगैरह में भी आता है कंट्री साइड, वो हमेशा गांव का एरिया होता है, जिसको आउटस्कर्ट्स भी बोलते हैं, अर्बन से रूरल से कनेक्ट हुआ जो एरिया होता है। उसके बाद इसमें लिखा है कि लाइफ ऑफ ग्रेट अर्बन सिटीज इज नॉट करस्पॉन्डिंगली एनरिच्ड, इट इज नॉट एनरिच्ड फॉर द गुड रीजन दैट इन ग्रोइंग एनॉर्मस सिटीज हैव आल्सो ग्रोन chaotic, जो कि chaotic बन चुके हैं, बहुत ज्यादा अफरा तफरी जहां मची हुई है, अनार्की जैसी सिचुएशन होती है, आप सबको पता है। तो अब इसके लिए मैंने क्या आंसर लिखा देखना, सबसे पहले मैंने लिखा इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी। देखो बात तो यही हो रही थी, तो मैंने यहाँ इफेक्ट वर्ड यूज कर लिया, किसका? जो माइग्रेट करते हैं, क्योंकि अपना शहर गांव छोड़कर कहाँ जाते हैं? शहरों की तरफ जाते हैं कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए।
तो लिखा क्या मैंने, द रूरल पीपल फ्लॉक टू सिटीज इन सर्च फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फॉर्चून। बिल्कुल सिंपल लाइन लिखी। दिस माइग्रेशन हैज एडवर्सली अफेक्टेड रूरल लाइफ। जो प्रॉब्लम आई वो लिख दी। उसके बाद लिखा जो बच्चे पैदा होते थे गांव में, उनको अगर कुछ भी टैलेंटेड है थोड़ा सा भी, तो तुरंत क्या करेंगे, एम्बिशियस एंटरप्राइजिंग पीपल लीव द विलेज, वो विलेज छोड़ देते हैं, सीक फॉर्च्यून्स इन द सिटीज एंड ओनली द स्पिरिटलेस एंड इंटेलेक्चुअली इंटीरियर पीपल आर लेफ्ट बिहाइंड। जिनके अंदर कोई उम्मीद नहीं होती है, जिनके अंदर कोई जोश नहीं होता है, ना ही कोई इंटेलेक्चुअल उनका कोई अपना एक इंटीरियर मतलब एक कमांड होता है खुद के ऊपर, वही रह जाते हैं। Consequently, the rural life has become impoverished and cities have become huge and unmanageable. तो शहरों में सब चले जाओगे, अगर सारा ही जो टैलेंट है, सारा ही जो स्किल है, सब कुछ अगर शहर में ही पहुंच जाएगा, गांव सब लोग एकदम पीछे छोड़ दोगे, तो ना वहां कुछ बचेगा, और सब कुछ वहां पहुंच जाएगा तो ना वहां कुछ मैनेज हो पाएगा। तो ये एग्जैक्टली पूरा क्वेश्चन का था सार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक प्रेसी राइटिंग लिखी जाती है। देखो, मेरी तरफ से ये 100% कोशिश रहेगी कि आप प्रेसी से पूरा फायदा उठाओ। जो कंटेंट दिया है भले आप इसको रटो, बट सजेशन हमेशा मैं जैसा बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि रटो मत, कोशिश ये करो कि समझ लो। क्वेश्चन आज होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ सभी के लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। फिर से बोल रहा हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेना एक बार, और मुझे लिख करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसको भेज सकते हो। ये यहाँ तक पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेना। ये एज इट इज मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी प्रेसी राइटिंग से। जो इसका पहला वीडियो है उसमें भी मैंने काफी कुछ बताया है, इसमें भी काफी कुछ कवर किया है, टॉपिक ही कवर किए हर बार की तरह। तो उम्मीद करता हूं कि अपने जितने भी फ्रेंड्स आपको नीड लगती है उनको, कि हाँ प्रेसी राइटिंग लिखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनके साथ ये शेयर करो वीडियो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताओ। और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। सब्सक्राइब इसलिए कर लो जिससे कि अगर कोई और वीडियो मैं लाता हूं, क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियोस ला रहा हूं और लाता रहूंगा हर तरह के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे, टेलीग्राम से आप जुड़े रहो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।